हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपना जो है लेक्चर जो है सेक्शन 40 से लेकर 44 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, 40 से 44 तक, 40 से 44 तक। इसमें क्या है, रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट है। उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिनों से लेक्चर्स क्यों नहीं आ पा रहे थे। दोस्तों तबीयत खराब थी, आजकल वायरल चल रहा है, आप लोग भी बच के रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब जब हम 40 से 44 पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो अपना बैरक खोलेंगे तो देखिए नई सब हेडिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो सब हेडिंग का नाम है जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, ये हेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी के अंदर ये 40 से लेके 44 तक आएंगे। ठीक है, 40 से 44 पढ़ने से पहले एक आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए जनरल रूल क्या है, जनरल रूल यह है कि हर केस अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर ही डिसाइड होना चाहिए। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, कोई भी केस जो है, केस अपने फैक्ट सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही डिसाइड होना चाहिए। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए, मतलब उस पर किसी प्रीवियस जजमेंट वगैरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जनरल रूल ये है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जब 40 से लेके 44 पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, जो जनरल रूल है कि कोई भी केस अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही डिसाइड होना चाहिए, उसका एक्सेप्शन है। मतलब इसमें कोई भी जजमेंट आएगा दूसरे जजमेंट को प्रभावित करेगा। ठीक है, ये है मतलब इसमें जजमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या है, जनरल रूल के एक्सेप्शन है 40 से लेकर 44 तक। ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो दो चीज़ें हो आएंगी, आप अपने उसमें पढ़ेंगे, जजमेंट इन रैम एंड जजमेंट इन पर्सोनल। जजमेंट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जजमेंट इन रैम जो होते हैं उसमें क्या होता है, किसी का स्टेटस डिसाइड किया जाता है, राइट एंड लायबिलिटीज एब्सोल्युटली डिसाइड की जाती हैं, और किसी का करेक्टर भी डिसाइड किया जाता है, और वो जजमेंट होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है। ठीक है, जजमेंट इन रैम। इन रैम, ठीक है, ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा एक जजमेंट इन पर्सोनम होता है। पर्सोनम, इसमें क्या होता है, जजमेंट इन पर्सोनम में ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट होता है। इंटर पार्टी डिस्प्यूट का मतलब है बिटवीन पार्टीज होता है, और इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की राइट एंड लायबिलिटीज को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट आता है पर्सोनल, ये सिर्फ जो पार्टी इन्वॉल्व है उन्हीं के जो राइट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, और किसी की राइट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जजमेंट इन रैम जो होता है वो एक जो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं उनके स्टेटस को बताता है किसी भी चीज़ पे। तो मान लीजिए ये वाला जजमेंट है, जजमेंट इन पर्सोनल, ए वर्सेस बी है। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी इस जो जजमेंट इन पर्सोनम आया है पहला वाला, और इसकी अगर आगे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसका फ़ायदा सिर्फ जो पार्टी इन्वॉल्व हैं यही ले सकती हैं। कोई सी पार्टी अगर मान लीजिए सी है जो अगेंस्ट अदर पार्टी है, वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यही जजमेंट जो है, जजमेंट इन रैम होता, ए वर्सेस बी होता। ठीक है, और ये पर्सोनम जजमेंट इन रैम होता, और ये अगर सी को भी इसकी ज़रूरत पड़ती इन फ्यूचर
तो ये इसका फ़ायदा ले सकता था। यही ये होता है, क्योंकि ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, ये बिटवीन पार्टीज है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका रेफरेंस आएगा जब सेक्शन 41 को पढ़ाएंगे तब इसका रेफरेंस आएगा। ठीक है, समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब अपना सेक्शन स्टार्ट होता है 40, सेक्शन 40। सेक्शन 40 में देखते हैं है क्या। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार ए सेकेंड सूट और ट्रायल। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार ए सेकेंड सूट और ट्रायल। देखिए हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं। अब प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार सेकेंड सूट और ट्रायल। ठीक है, इसी से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी इशू पर पहले से कोई जजमेंट है तो उस पर जो सेकेंड सूट या ट्रायल होने वाला होगा वो नहीं होगा। यही है सीधा सीधा। देखिए देखो दोबारा समझाता हूँ मैं। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट है किसी मान लीजिए सूट का कॉन्ग्निजेंस ले रहा है या कोई ट्रायल स्टार्ट करने वाला है और कोर्ट को ये पता लगता है इस चीज़ पे तो पहले से कोई डिसीजन है, तो कोर्ट फिर जो अभी जो लेने वाला है जिसका सूट का कॉन्ग्निजेंस या ट्रायल स्टार्ट करने वाला है, फिर उसके ट्रायल को स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि उस पर कॉम्पिटेंट कोर्ट का पहले से एक डिसीजन है। ठीक है, यही है सेक्शन 40। सेक्शन 40 में यही वाली बात है कि अगर किसी इशू पर पहले से ही किसी कोर्ट का कॉम्पिटेंट कोर्ट का कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री है, ठीक है, तो फिर उसी पॉइंट्स पर दोबारा अगर कोर्ट जो है सूट का कॉन्ग्निजेंस लेने वाला है या ट्रायल स्टार्ट करने वाला है तो फिर वो सूट या ट्रायल को स्टार्ट नहीं करेगा। मींस उसके ट्रायल को या सूट के कॉन्ग्निजेंस को बाहर हो जाएगा, मींस दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इतनी बात समझ में आई होगी तो आपके दिमाग में एक और चीज़ क्लिक कर गई होगी, सेक्शन 11 ऑफ CPC। ठीक, देखिए सेक्शन 11 CPC का। ठीक है, CPC का सेक्शन 11 आपने रेस जुडिकेटा पढ़ा होगा। उसमें रेस जुडिकाटा पढ़ा होगा। रेस जुडिकाटा में भी यही था कि अगर बिटवीन सेम पार्टीज अगर कोई इशू डायरेक्टली या सब्सटेंशली जो है इशू में था और उसको कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो फिर उस पर दोबारा जो है ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यही आपने जो है जब CPC पढ़े होंगे या मैं मान के चला पढ़ चुके हैं, पढ़ी होगी तो आपने ये जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो और इस तरीके का ही सेम प्रोविजन आप CRPC में भी देखेंगे। CRPC 300 सेक्शन 300। ठीक है, सेक्शन 300 में आपने 2 वर्ड्स पढ़े होंगे। ठीक है, आर्ट्रेफोइज कन्विक्ट एंड आर्ट्रेफोइज एक्विट। ठीक है, ये आपने 2 पढ़े होंगे, वहाँ पे विशाल भाई ने आपको पढ़ाए होंगे। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी केस में अगर किसी भी एक्यूज का कन्विक्शन या एक्विटल हो गया है तो फिर दोबारा उसी जो है इशू पर उसका जो है ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा। ये आप CRPC में पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब हुआ सेक्शन 40 ऑफ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट है वो जो रेस जुडिकाटा CPC में है उसी की तरह है बिल्कुल। ठीक है, दोनों को ही
सेक्शन 300 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 11 ऑफ CPC जो रेसिड्यू का आता है, सेक्शन 40 बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है सिविल प्रोसीजर एक्ट में दिया गया है इसका प्रोविजन, इसका क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है, ये एविडेंस में तो समाहित हो जाता है तीनों चीज़ें, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन पूछे इस तरीके से पूछे जाएंगे, जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो सेक्शन 40 से रिलेटेड है और बहुत ही पूछा जाता है कि रेस जुडिकाटा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ रेस जुडिकेटा से रिलेटेड इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पर प्रोविजन है। डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है सेक्शन 40, तो आप इसको बताने में बिल्कुल मत झिझकिएगा क्योंकि सेक्शन 40 में भी उसी तरीके का सेम प्रोविजन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और बहुत पूछा जाता है, देखिए इस वाले जो है पार्ट से देखिए दोस्तों। अब सेक्शन अपना 41 से स्टार्ट होगा दोस्तों, 40 में आ गया। 41 से स्टार्ट करने से पहले मुझे इस पर व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। देखिए दोस्तों सेक्शन 40 में 41 में क्या है, सेक्शन 41 में सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी कोर्ट इन चार तरीके के जो ज्यूरिडिक्शन इसमें जो बताए गए हैं, अभी इनको मैं बताऊं, अभी प्रोवेट ज्यूरिडिक्शन से या मैट्रिमोनियल ज्यूरिडिक्शन से या एडमायरलिटी ज्यूरिडिक्शन से या इंसॉल्वेंसी ज्यूरिडिक्शन से डील कर रहा है और उस समय कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री देता है, ठीक है, और जिसमें वो किसी के ऊपर जो है कोई कन्फर करता है या किसी के लीगल राइट को टेक अवे करता है, ठीक है, या डिक्लेयर करता है किसी को जो है लीगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है, और या फिर ये बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक जो चीज़ है वो उसकी है, ठीक है, और ये जो बताता है किसी पर्सन के विरुद्ध नहीं बताता है, ये बताता है एब्सोल्युटली, ठीक है। तो जो डिसीजन आएगा या जजमेंट ऑर्डर और डिक्री जो होगा वो कंक्लूसिव नेचर का होगा, ठीक है। ये सेक्शन 41 में बताया गया। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, अगर कोई भी कोर्ट इन चार तरीके के ज्यूरिडिक्शन से डील कर रहा है, प्रोवेट ज्यूरिडिक्शन से, मैट्रिमोनियल ज्यूरिडिक्शन से, एडमायरलिटी से या इंसॉल्वेंसी ज्यूरिडिक्शन से, और उस ज्यूरिडिक्शन से डील करते समय कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री देता है जिसमें कि किसी के ऊपर किसी के लीगल करेक्टर को कन्फर करता है या टेक अवे करता है, या कि ये कहता है कि हाँ वो इस लीगल करेक्टर के लिए इंटाइटल है या किसी थिंग के लिए इंटाइटल है, ठीक है, और वो एब्सोल्युटली इंटाइटल है, तो वो जो डिसीजन आएगा वो जो है कंक्लूसिव नेचर का होगा, ठीक है। यही सेक्शन 41 में है। अब देखिए आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें प्रोवेट ज्यूरिडिक्शन क्या है, मैट्रिमोनियल क्या है, ये है। देखो मैं सबको समझाता हूँ। पहले प्रोवेट को समझते हैं। क्योंकि प्रोवेट क्या होता है, प्रोवेट होता है ये बिल के जो केसेस होते हैं उसमें प्रोवेट ज्यूरिडिक्शन होता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बिल होती है तो जो टेस्टेटर होता है वो जो बिल बनाता है तो उसी में लिख देता है कि मेरी बिल को कौन एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो अगर लिख दिया है तो जो एग्जीक्यूटर होगा वो कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, कोर्ट के पास जाएगा, एक प्रोवेट जो है प्रोवेट के लिए जाएगा। प्रोवेट क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऑर्डर होता है कि उसकी बिल को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए। एग्जीक्यूट वैसे ही होगी जैसे कि बिल में लिखा होगा, तो जिस ऑर्डर के लिए वो आदमी जाएगा जो एग्जीक्यूटर होगा उसी को प्रोवेट कहेंगे, ठीक है। अगर उसमें जब प्रोवेट ज्यूरिडिक्शन से वो डील कर रहा होगा तो पूरी बिल की वैलिड उसको जो है चेक कर लेगा कि बिल वैलिड है कि नहीं है, लास्ट बिल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसी समय देख लेता है कोर्ट, और तब उसके बाद जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर करता है। तो ये हो गया प्रोवेट ज्यूरिडिक्शन। देखिए मैट्रिमोनियल ज्यूरिडिक्शन क्या है। मैट्रिमोनियल ज्यूरिडिक्शन जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं अगर उनसे डील कर रहा है तो उसमें जो डिसीजन आएगा वो जो है कंक्लूसिव नेचर का होगा। जैसे चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, ठीक है, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, चाहे पारसी मैरिज एक्ट हो या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, कोई भी जो है मैरिज एक्ट है जिसमें जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो इन्वॉल्व है
उसमें अगर डील कर रहा है, उस समय अगर वो कोई जजमेंट ऑर्डर देता है और उसमें किसी के लीगल करेक्टर को बताता है वो किसके लिए इंटाइटल है या नहीं है, ठीक है, या किसी थिंग के लिए इंटाइटल है या नहीं है, या किसी के करेक्टर को डिक्लेयर करता है, तो वो जो है कंक्लूसिव नेचर का होगा, ठीक है। अब आते हैं एडमायरेबिलिटी। देखिए ये अब जो है ऑब्सलीट हो गया है। ये क्या होता था, बार क्लेम से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की तो आप लोग जानते ही हो, कोई भी जो है इंसॉल्वेंसी का जो है केस चलता है जिसमें अगर किसी आदमी को एक बार इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है तो फिर उस पर जो है किसी के पैसे देने की लायबिलिटीज़ वगैरह नहीं रहती हैं। तो आपको समझना क्या है, सेक्शन 41 में वो ये समझना है कि अगर मान लीजिए प्रोबेट जुरिडिक्शन से डील कर रहा है, मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन से डील कर रहा है, एडमायरेबिलिटी जुरिडिक्शन से डील कर रहा है कोर्ट, और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन से डील कर रहा है, और उसमें कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री देता है जिससे कि किसी के ऊपर वो जो है लीगल करेक्टर को कन्फर करता है या टेक अवे करता है, या ये बताता है कि वो उसके लिए लीगली इंटाइटल है, उस लीगल करेक्टर के लिए या किसी थिंग के लिए भी वो इंटाइटल है, तो और वो एब्सोल्युटली इंटाइटल है, तो जो डिसीजन आएगा वो कंक्लूसिव नेचर का होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, और इसमें जो आगे देखिए, आगे ये जो नीचे लिखा हुआ है, सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ, किस चीज़ के लिए हो गए, जो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री जो आ रहे हैं 41 में, किस चीज़ के लिए जो है कंक्लूसिव प्रूफ होंगे, वो इस बात के प्रूफ होंगे कि किस डेट पे जो है किसी आदमी को लीगल करेक्टर दिया गया, किस डेट पे उस आदमी से लीगल करेक्टर लिया गया, या किस डेट पे लीगल करेक्टर उसको का डिसाइड किया गया, या किस डेट पे उसका जो है किसी चीज़ के लिए वो इंटाइटल बोला गया, ठीक है, किस डेट से होगा, जिस डेट से वो डिसीजन आएगा उसी डेट से तो उसका जो है वो लीगली इंटाइटल होगा। और अगर मान लीजिए टेक अवे किया है तो जिस डेट से डिसीजन या ऑर्डर या डिक्री आया उसी डेट से वो उसका टेक अवे हो जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन 41 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो बहुत ही घुमा के पूछते हैं। वो कभी कभी पूछ लेंगे कि एडमायरेबिलिटी से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, सिर्फ एक वर्ड पूछेंगे उसमें, ठीक है। दूसरा पूछ लेंगे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो है कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्योंकि सेक्शन 41 में जो डिसीजन आ रहा है वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है, कंक्लूसिव नेचर का होता है, यानी इर्रिफ्यूटेबल प्रेजम्पशन होता है, ठीक है। आप ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा क्योंकि इससे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, अब अपना सेक्शन आ जाता है अगला जो पढ़ना है हमको, वह सेक्शन 42। देखिए 42 में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि देखिए क्या है, देखते हैं एक बार। देखिए सेक्शन 42 में ये बात बोली गई है, जो चीज़ 41 में रेलिवेंट नहीं है वो 42 में रेलिवेंट होगी। लेकिन कब रेलिवेंट होगी? जब रेलिवेंट होगी कि अगर वो जो क्वेश्चन आ रहा है जो केस में इन्वॉल्व है वो जो है पब्लिक नेचर का होना चाहिए। अगर पब्लिक नेचर का है तो वो रेलिवेंट होगी। रेलिवेंट तो होगी लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगी। जैसे कि सेक्शन 41 में जो है कंक्लूसिव नेचर का था वैसा नहीं होगा, लेकिन रेलिवेंट होगा। अगर देखिए सेक्शन 42 में क्या है कि जो चीज़ सेक्शन 41 में नहीं आ रही है वो सेक्शन 42 में रेलिवेंट होगी, लेकिन वो जो है पब्लिक नेचर का क्वेश्चन होना चाहिए उसमें इन्वॉल्व, ना कि प्राइवेट तो होगा। अगर पब्लिक नेचर का इन्वॉल्व होगा तो रेलिवेंट तो है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जो है रेलिवेंट ही है, कंक्लूसिव नेचर का नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। एक व्यक्ति हैं, वो क्या होता है बी पर केस करते हैं कि आपने ट्रेसपास किया है, जो आपके उसमें है बेयर एक्ट में है, जो इलस्ट्रेशन वही समझा रहा हूँ। ए केस करते हैं बी पर कि आपने हमारी
लैंड पर ट्रेसपास किया है। ट्रेसपास के लिए करते हैं तो बी साहब कहते हैं कि साहब हमने ट्रेसपास नहीं किया है उस जमीन पे, तो उस पे जाने का तो मेरा हक है, मतलब उस पे मेरा राइट टू पब्लिक वे है। ठीक है, वो राइट टू पब्लिक वे क्लेम करते हैं, राइट ऑफ पब्लिक वे। ठीक है, और बी साहब जीत भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं कि हाँ, कोर्ट भी कह देता है कि हाँ साहब ये जो है राइट टू, तुम्हारा राइट टू पब्लिक वे है। ठीक है, दोबारा क्या होता है, ए साहब, ये पहला केस है, दोबारा क्या होता है, ये साहब सी पर केस करते हैं, किसी के लिए, ट्रेसपास के लिए। ट्रेसपास के लिए जब सी पर केस करते हैं तो सी साहब कहते हैं, सी साहब कहते हैं कोर्ट से, देखिए साहब ये जो ए साहब थे इन्होंने पहले जो है बी पर केस किया था, जिसमें बी के फेवर में जो है कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो जमीन है उस पर बी का जो है पब्लिक राइट है। तो वो इस चीज़ को यहाँ पे, इस केस को यहाँ पे लाते हैं और रेलिवेंट बताते हैं, तो वो रेलिवेंट है। ठीक है, कोर्ट कहता है हाँ साहब रेलिवेंट है, क्योंकि क्यों रेलिवेंट है, सेक्शन 41 में सिर्फ यही तो बात बोली गई है कि कोई भी जजमेंट जो 40 में 41 सॉरी सेक्शन 42 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 42 में यही तो बात बोली गई है कि सेक्शन 42 में वही चीज़ जो 41 में रेलिवेंट नहीं है वो सेक्शन 42 में रेलिवेंट हो जाएगी। बस ज़रूरत इतनी है कि जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो पब्लिक नेचर का होना चाहिए, तो इसमें पब्लिक वे की बात है तो वो यहाँ पर भी रेलिवेंट हो जाती है। लेकिन जो है 41 की तरह पब्लिक नेचर का नहीं है, वो सॉरी कंक्लूसिव नेचर का नहीं है, मतलब जो सी साहब हैं उनको अदर एविडेंस से भी यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि जो सी का उस जमीन पे पब्लिक राइट है, अदर एविडेंस से। लेकिन यहाँ पे जो है इनको नहीं प्रूव करना पड़ा था। तो आपको याद क्या रखना है कि कोई भी जजमेंट जो है 42 में कब रेलिवेंट हो रहा है कि अगर वो पब्लिक नेचर का है तो वो दूसरे केस में भी रेलिवेंट हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा, सिर्फ रेलिवेंट होगा। मीन्स जो अदर पार्टी होगी उसे अदर एविडेंस से भी ये प्रूव करना पड़ेगा उसका उस पर राइट है। ठीक है, ये सेक्शन अपना 42 हो गया। देखिए दोस्तों, अब देखो हम एक चीज देख लेते हैं, सेक्शन 40, 41 एंड 42 में हमने क्या क्या देख लिया है जिससे भूल रहा हूँ। देखिए 40 में हमने देख लिया, सेक्शन 40 में देख लिया रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा। ठीक है, सेक्शन 41 में देख लिया जो करेक्टर से रिलेटेड था और मैट्रिमोनियल और एडमायरलिटी प्रोबेट जुरिडिक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, सेक्शन 42 में जो पब्लिक नेचर का है, जो 41 में नहीं है, मान लीजिए जो 41 में नहीं है और पब्लिक नेचर का है। ठीक है, अब अपना सेक्शन रहेगा 43। ठीक है, ये देख लें। अब देखिए सेक्शन 43 में देखते हैं, देखिए सेक्शन 43 में सिर्फ इतना सा बोला गया है, सेक्शन 43 में जो चीज 40 में, 41 में एंड 42 में रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, जो 40 में, 41 में, 42 में रेलिवेंट नहीं है वो 43 में भी रेलिवेंट नहीं होगी। मान लीजिए जो जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो 40 में रेलिवेंट नहीं है, 41 में रेलिवेंट नहीं है, 42 में भी रेलिवेंट नहीं है, वो 43 में भी रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर रेलिवेंट होगा तो उसकी दो कंडीशंस हैं। पहला, या तो जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री है वो अपने आप में फैक्ट एंड इशू हो, अभी इसको भी बताएंगे। ठीक है, दूसरा अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में जो है रेलिवेंट, अदर
ठीक है। जो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री 40 में रेलिवेंट नहीं है, 41 में नहीं है, 42 में नहीं है, तो वो 43 में भी नहीं होगी। ठीक है। अगर 43 में रेलिवेंट होगी तो उसके लिए दो ही कंडीशन हो सकती हैं जिससे वो रेलिवेंट हो सकती है जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री। या तो वो खुद फैक्ट इशू हो या अदर किसी प्रोविजंस जो रेलिवेंसी से रिलेटेड है 5 से 55 तक जो है उसमें आ जाए, तब जो है रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना। अब ये समझना कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री फैक्ट इशू कैसे हो सकती है। ठीक है। देखिए जब दो तरीके से हो सकती है। पहले आप समझिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए पहले मान लीजिए कि जब आपको किसी को हैबिचुअल ऑफेंडर जो है साबित करना है, हैबिचुअल ऑफेंडर साबित करना है, तो क्या है कि आप उसके जो प्रीवियस जो जजमेंट्स वगैरह हैं उसके अगेंस्ट हैं उनको लेके आओगे। तो कोर्ट पहली मरतबा जब मान लीजिए पहले ए ने मान लीजिए कोई ऑफेंस वगैरह किए हैं और उसे कन्विक्शन भी हो गया है। ठीक है। ये दोबारा जो है करता है। ठीक है। और आप उसको जो है वो करवाना चाहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर जो है डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। तो कोर्ट पहले ही यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या इन्होंने पहले भी कोई अपराध किया है? तो आप कहेंगे हाँ साहब इन्होंने ये जो है पहले भी ये इस तरीके के अपराध किए हैं। तो आप उस जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं उनको लेके आओगे, दिखाओगे, तो वो जजमेंट अपने आप में इफेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये समझने में दिक्कत आई है तो ऐसे समझ लीजिए एक आदमी ने ए ने बी पर चीटिंग के लिए केस किया, चीटिंग वगैरह के लिए केस किया बी पर। ठीक है। और ये हार जाता है, मतलब बी जीत जाता है या एक्विट हो जाता है। ठीक है। फिर बी क्या करता है? बी ए पर केस करता है। किसके लिए? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जो केस करता है। तो जब ए पे केस करता है तो कोर्ट यही पूछेगा कि क्या तुम्हारे ऊपर ए ने पहले कोई केस किया है जिसमें आप जो है एक्विटल हुआ है आपका? तो हाँ वो कहेंगे हाँ साहब इसने मेरे ऊपर पहले केस किया था जिस पे ए पे कोई ग्राउंड्स भी नहीं थे जिससे कि वो मेरे ऊपर केस कर सके, इस वजह से मैंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया है। तो इसमें जो जजमेंट है वो फैक्ट इशू हो जाएगा। तो पहले ऐसे रेलिवेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात थी कि वो किसी अदर प्रोविजन में जो रेलिवेंसी से रिलेटेड है उसमें रेलिवेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा चल रहा है। ठीक है। बी साहब जीत जाते हैं उस केस को, बी जीत गए, बी विन कर जाते हैं, केस को जीत जाते हैं एकदम। ठीक है। बी जीत जाते हैं तो इससे जो है एक ए जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ही रोष आता है। वो क्या करता है? बी का मर्डर कर देता है। ये जो है ये बी। ठीक है। अब ए पे केस जो है बी की तरफ से होगा। मान लो बी तो मर गया लेकिन जो है स्टेट करेगा, हम यहाँ पे स्टेट की जगह बी लिखते हैं। बी अब कर रहा है केस ए पर, जी वर्सेस ए। ठीक है। तो वो जो इस डिसीजन को लाएंगे कि हाँ साहब इनके बीच में पहले से झगड़ा चल रहा था और ये इसमें जो है ए साहब हार गए थे, इस वजह से इन्होंने जो है बी को जो है मार दिया है। मतलब क्या हुआ? ये सेक्शन 8 में आ जाएगा मोटिव को बताने के लिए कि उसके पास एक मोटिव था, सेक्शन 8 में आ जाएगा। तो ये सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? या जो सेक्शन 43 में कोई भी जजमेंट कब रेलिवेंट होगा? या तो वो खुद फैक्ट एंड इशू हो या किसी अदर प्रोविजन में आ जाए। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट के जो रेलिवेंसी से रिलेटेड है तो वो जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री उसमें भी रेलिवेंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और भी देखते हैं। चलिए इसमें, क्योंकि इसमें और भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उनको एक दो और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, तो अब क्लियर होने के लिए आपको किस तरीके से चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ए है
एक और एग्जांपल देखते हैं। ए है, ए केस करते हैं सी पर, किसके लिए? लायबिलिटी के लिए, ठीक है। और बी भी केस करते हैं सी पर ही, ठीक है। जो आपके डायरेक्ट में दिया है वही एग्जांपल समझा रहा हूँ। ए केस करते हैं सी पर लायबिलिटी के लिए और बी भी केस करते हैं सी पर लायबिलिटी के लिए। तो होता क्या है कि जो सी साहब हैं, सी साहब एडमिट भी कर लेते हैं कि हाँ जो मैटर है जिस पे इन लोगों ने केस किया है, ए जो है वो लायबिलिटी है, ठीक है, और उसको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, एडमिट कर लेते हैं, लायबिलिटी नेचर का है, ठीक है। और मान लीजिए इसमें ए साहब जीत जाते हैं, ये विन कर जाते हैं, ठीक है। अब जो है वही जो है बी जो है के बीच में केस चलता है, बी वर्सेस सी होता है। तो जो लायबिलिटी मैटर जो होता है वो इस तरीके का होता है कि या तो वो पूरी तरह लायबिलिटी है, दोनों के लिए लायबिलिटी होगा, या एक के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब जो बी जब केस करते हैं सी पर, तो वो इसी डिसीजन को लाने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है पहले वाले को, ए वाले को, ए वर्सेस जो सी था जिसमें ए जीता है, इस वाले डिसीजन को यहाँ लाने की जो है एज एविडेंस लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले ही कोर्ट ने कह दिया है कि वो तो लायबिलिटी नेचर का, उन्होंने एडमिट भी कर लिया है। तो कोर्ट कहता है इसमें, क्योंकि रेलिवेंसी अब तक हमने क्या पढ़ी है, देखिए यहाँ चेक करिए, यही तो चेक करने समझने वाली बात है। यहाँ चेक कीजिए, क्या ये मैटर जो है 40 में आ रहा है, रेस जुडिकेटा से रिलेटेड है? नहीं। 41 में आ रहा है, 41 में करेक्टर वगैरह को बता रहा है? नहीं है, ठीक है। 42 में, 42 में, 42 में भी नहीं है, पब्लिक नेचर का भी नहीं है, ठीक है। अब 43 में, 43 तो है, ठीक है। ये न 40 में रेलिवेंट है, न 41 में रेलिवेंट है, न 42 में रेलिवेंट है, और ये 43 में ना तो ये फैक्ट इशू है और ना ही किसी अदर प्रोविजन में रेलिवेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 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 ए और सी के बीच में जो डिसाइड हुआ था वो जो केस यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना वो 40 में आ रहा है, ना 41 में आ रहा है, ना 42 में आ रहा है, ना 43 के जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें आ रहा है, ठीक है। ये है, इस तरीके से है, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसमें, देखिए जो आपको समझाना है, जो काफी पूछा जाता है। देखिएगा, ए साहब होते हैं ए, देखिए सुनिए, ए हैं और वो बी पर केस करते हैं अडल्ट्री के लिए। ये अडल्ट्री के लिए है। अब तो अडल्ट्री क्राइम नहीं है, जब क्राइम होता था तब की बात है, ठीक है। तो ए साहब जो है बी पर अडल्ट्री के लिए केस करते हैं कि उसने जो है उसकी वाइफ सी, किसकी वाइफ है ये? ए की वाइफ, ठीक है। ए साहब बी पर केस करते हैं कि बी ने ए की वाइफ सी के साथ में अडल्ट्री की है, ठीक है साहब, और इसमें सी को सजा भी हो जाती है, ठीक है साहब। फिर क्या होता है कि बाद में जो बी है वो सी से मैरिज, शादी कर लेता है, ठीक है। बी जो है सी से शादी कर लेता है, बी जो है बी ठीक है। बी तो क्या करते हैं, ए साहब जो है केस करते हैं किस पर? बी पर, ठीक है। हाँ, ए साहब जो है बी पर केस करते हैं कि नहीं, सॉरी, ए साहब सी पर केस करते हैं, सी पर ए साहब सी पे ही तो केस करेंगे, ठीक है। ए साहब सी पर केस करते हैं कि उसने
जो है ए के जीते जी मतलब दूसरी शादी कर लिए। तो जो सी कहती हैं, सी जो कहती हैं इसमें जो कहती हैं कि वो तो कभी भी जो है ए की पत्नी ही नहीं थी। तो जो जो ए होता है वो क्या करता है, जो प्रीवियस डिसीजन है इसमें बी को कन्विक्शन किया गया है, किस बात के लिए किया गया है, क्योंकि ए सी की वाइफ है, इसी बात के लिए तो उस पर एडल्ट्री कन्विक्शन हुआ था। और इसमें जो है सी कह रही है कि वो तो कभी सी की वाइफ ही नहीं थी। तो वो ए वाले डिसीजन को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि हाँ वो मेरी वाइफ है, लेकिन कोर्ट मना कर देता है। वही सारी चीज़ें आपको देखनी है, वो 40 में आ रहा है, ना 41 में आ रहा है, ना 42 में आ रहा है, ठीक है, ना 43 के किसी दोनों पॉइंट्स में से कोई और पॉइंट्स में फंस रहा है। तो कोर्ट उसको डिसीजन को जो है रेलिवेंट करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ना 40 में है, ना 41 में, ना 42 में है, ना 43 में आता है, किसी पॉइंट पर नहीं फंसता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से ये वाला जो डिसीजन है जो ए और बी के बीच में था, वो जो डिसीजन ए और सी के बीच में रेलिवेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्टीज की जो है बदल जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए दोस्तों अगला जो अपना सेक्शन है 44। सेक्शन 44 में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है सेक्शन 44 में इतनी सी बात बोली गई है कि कोई भी अगर डिसीजन फ्रॉड के बेसिस पे, कोलिजन के बेसिस पे या इनकॉम्पिटेंस या कोर्ट के बेसिस पे जो है डिसाइड हुआ है, तो ना ही वो 40 में रेलिवेंट होगा, ना ही 41 में रेलिवेंट होगा, ना ही वो 42 में रेलिवेंट होगा। ठीक है, यही बात बोली गई है। मतलब अगर ये प्रूफ हो गया कोई भी डिसीजन जो है फ्रॉड, कोलिजन या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बेसिस पे है, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट था जिसने डिसीजन दिया है, तो फिर जो कोर्ट का जजमेंट रहता है वो जजमेंट नहीं रहता, जजमेंट है वो जजमेंट नहीं रहेगा, मतलब उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगी। तो ये भी अपने आप में एक रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने सेक्शन 40 से लेके 44 तक देख लिए कि कोई भी जजमेंट कैसे रेलिवेंट होता है। देखिए एक शॉर्ट रूल में भी बता देता हूँ दोबारा। 40 में वो रेस जुडिकाटा के रूप में है, 41 में अगर वो किसी के लीगल कैरेक्टर वगैरह को बता रहा है जो कंक्लूसिव नेचर का है और इर्रेविटेबल प्रेजेंशन है, ठीक है। 42 में अगर वो पब्लिक नेचर का है, ठीक है। अगर 43 में जजमेंट ऑर्डर डिग्री या कुछ भी है वो जो है या तो फैक्ट इन इशू हो, जजमेंट फैक्ट इन इशू हो या फिर किसी अदर प्रोविजन में रेलिवेंट हो। 44 में आपने जान लिया कि अगर कोई भी डिसीजन जो है फ्रॉड, कोलिजन या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बेसिस पे है तो फिर वो ना 40 में रेलिवेंट रहेगा, ना 41 में रेलिवेंट रहेगा, ना 42 में रेलिवेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको फिर भी अगर कोई चीज़ समझने में अगर कोई भी दुविधा हुई हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।